नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में अहम मुद्दे पर बात करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सबसे बड़े अगर कद्दावर नेता की बात करें तो उसमें नाम आता है हरीश रावत जी का। और सवाल ये उठने लगे हैं क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि जो हरीश रावत साहब है वो अपना आखिरी जो दाव है वो खेलने के लिए तैयार है। इस समय अगर पूर्व की दिनों की बातें करेंगे तो हरीश रावत जी हरिद्वार में थाने के बाहर भी नजर आते हैं, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। तो उसको लेकर भी अब सवाल है क्योंकि हरिद्वार की जनता भी ये सवाल कर रही है और पूरे उत्तराखंड की जनता जो है एक सवाल पूछ रही है कि क्या आखिरी दाव हरिद्वार लोकसभा के रूप में हरीश रावत जी खेलने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हरीश रावत जी हैं और सीधे से सवाल करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। बहुत धन्यवाद। तकनीक में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तो मैं भगवान से यही मांगता हूं कि 15 साल आप मुझको ऐसा सक्रिय रखिए ताकि इस तकनीक से दुनिया में आ रहे बदलावों को और नई पीढ़ी के उत्थान की ऊंचाइयों को हम अपनी आंख से देख करके ही दुनिया से विदा हो सके। और उसी हिसाब से मैं अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता हूँ। और रहा सवाल आखिरी पारी जो है, मैं अब खेलना जरूर चाहूँगा, लेकिन वो चाहूँगा लेखन के क्षेत्र में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया, जिनमें समय के साथ हमने बहुत अनुभव सीखे। तो मैं चाहता हूँ उसको कहीं लिपिबद्ध करूँ ताकि मेरे बाद आने वाले मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते पढ़ सके कि हमारा दादा, हमारा नाना इस तरीके का व्यक्तित्व था। तो उसके लिए मुझे कम से कम 5-7 साल का ब्रेक चाहिए, सब चीज़ों को संकलित करने के लिए, लिखने के लिए। क्योंकि अभी तक तो मैं करीब करीब 25 घंटे वाला, दिन में एक उसमें 24 घंटे होते हैं, मैं 25 घंटे वाला पॉलिटिकल आदमी हूँ। लेकिन फिर मैं उस क्षेत्र की तरफ शिफ्ट होना चाहता हूँ। और अभी हमारी पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम ये कहें कि भाई अब बहुत हो गया, कहें नहीं कह सकते। लेकिन ये सत्यता है कि मैं इतने पदों पर इतने लंबे समय से चल रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है, लोग हैं हमारे, वो अपने को तैयार करें चुनौतियों के लिए। और हम कहीं पर जहाँ वो पुकारे हमको कि आओ मदद करो, उस समय मदद में खड़े हूँ। अभी तक तो मैं बिन मांगे मदद वाला हूँ, बिल्कुल। मगर अब मैं सोचता हूँ अगले 3-4 महीने जब मेरा ये स्वैच्छिक अवकाश का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं वहीं जाऊँ कांग्रेस के उनमें जहाँ कांग्रेस मुझे पुकारे। बाकी सामाजिक जीवन में तो हमारी सक्रियता बनी रहेगी। जिस दिन सक्रियता खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों में कहीं आपको रेखा खींचनी पड़ती है। तो मैं अभी 2 पारियाँ, एक सामाजिक जीवन की पारी जो पहले से राजनीतिक जीवन के साथ चली आ रही थी, उसको तो जारी रखूँगा। लेकिन एक जो है ज़रा सा मैं बौद्धिक विन्यास भी करना चाहता हूँ। देखता हूँ कि मेरी स्मरण शक्ति कितना काम कर रही है, मैं चीज़ों को, अपने अनुभवों को रिप्रोड्यूस कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ आगे वाली पीढ़ियों के लिए। बिल्कुल सर, मतलब इनडायरेक्ट वे में 3 महीने के अवकाश, जो आपने स्वैच्छिक अवकाश की बात की है, तो उसके बाद इनडायरेक्ट वे में हरीश रावत जी कह रहे हैं कि लोकसभा से दूरी और अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयारी, ये अपना भी बड़ा बयान हो जाता है क्योंकि इसको लेकर आप ही की पार्टी में अंतर्कलह जो है अलग सोशल मीडिया में भी चलता रहता है कि इस तरीके की एक जो है, क्योंकि ये माना जाता है कि राजनीतिक आदमी जब तक वो सक्रिय रहता है तो उसे रहता है कि वो एक पद पे बना। ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया में तो किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि परेशान तो मेरे कांग्रेस के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को तो, या जो लोग परिवर्तनवादी हैं, जो चाहते हैं भाजपा जाए, परिवर्तन हो, कांग्रेस आए,
उनको तो ताली बजानी चाहिए उनको, क्योंकि मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा डालता हूँ जो बौद्धिक रूप से भाजपा के लिए स्पिन स्टेटमेंट होता है। अब राव साहब, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न, क्योंकि मैं अगला प्रश्न यही करने वाला था। लगातार आप अंकिता भंडारी प्रकरण को भी मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि एक ऐसा प्रकरण है जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। हर एक बेटी जो घर पे और पहाड़ों में पढ़ाई कर रही होती है, उसकी अस्मिताओं का जो खतरा भी बना हुआ है, उसको लेकर प्रश्न है। हरीश रावत जी सोशल मीडिया में लगातार, ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, उसमें लिख रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। भाजपा के कोई बड़े वरिष्ठ नेता का इस तरीके का कोई बयान नहीं आता जिस तरीके से हरीश रावत जी लिख रहे हैं। पर एक सवाल लोगों के मन में था कि जिस तरीके से अनुपमा रावत जी के थाने विधानसभा के बाहर हरीश रावत जी बैठ जाते हैं, तो अंकिता भंडारी प्रकरण में क्यों नहीं थाने के बाहर बैठे हरीश रावत जी? ये बड़े बड़े प्रश्न कर रहे हैं लोग, इस पर क्या कहना है? देखिए, दोनों अलग एक राजनीतिक मुद्दा है, एक हमारी भावना, अस्मिता, हमारी संस्कृति का मामला है। मैं ये अपने उससे नहीं जताना चाहता कि भाजपा एज ए होल या भाजपा नारी या हमारी बेटी का सम्मान में नहीं, अपराधी कहीं भी हो सकते, बिल्कुल, और वो नारीत्व के प्रति अपराध है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये जो बहादुराबाद थाने में मेरे धरने का मामला है, मेरी बेटी पहले से बैठी थी वहाँ, लेकिन हरिद्वार कांग्रेस का पौधा मैंने ही सींचा, बड़ा किया उसको। और जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन करके आया था, नारसन में मुझको लेने के लिए केवल 13 लोग आए थे, और हरिद्वार में तो जो है कोई सड़क पे ही माला पहनाने वाले कुछ लोग थे, तो दिखाई नहीं दिए थे। और आज कारवां जुट गया, कारवां बना। मगर इस पंचायत के चुनाव में भाजपा ने बलपूर्वक कांग्रेस को क्रश किया, क्योंकि वहां तक कांग्रेस ने मुझे पुकारा नहीं, कहा नहीं मुझसे, तो मैं चुनाव प्रचार में भी नहीं जुट पाया और लड़ाई में भी खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी तोड़ रहे हैं, मुकदमे लगा करके 100 लोगों के ऊपर 307, 333, 332, कुछ लोगों के ऊपर 392 आदि धाराएं, संगीन धाराएं। तो या तो कांग्रेस छोड़ो, या नहीं तो अपने घर को बर्बाद करो और जेल की चक्कियां पीसो। तो मुझे लगा कि ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, और मैंने धरने पर बैठने का निश्चय किया। और मैं इतना उद्वेलित था कि जब मुझसे किसी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो मैंने कहा हर की पैड़ी है, गंगा जी हैं, वहीं प्राण त्याग देंगे। क्योंकि मैं अपने सामने उस वृक्ष को सूखता हुआ या उसको कटता हुआ जितना बर्दाश्त हो सकता था, उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। वो राजनीतिक हरीश रावत था, कांग्रेस वाला हरीश रावत था। अब जहाँ तक अंकिता का सवाल है, वो एक बाप, उत्तराखंड का नागरिक, उत्तराखंड का व्यक्ति, इसीलिए आपने तो देखा उनका गांव। मेरी इस उम्र में वहाँ तक जाने की क्षमता नहीं है, अब नहीं रह गई होती क्षमता, लेकिन मैं गया और फिर सब गए, तो बात बनी। जब सरकार ने साक्ष्य नष्ट करने शुरू किए तो मैं चीखा। सबसे पहले मैंने ही उठाया, मैंने कहा भाई ये धामी की धूम नहीं हो रही है, ये तो साक्ष्य नष्ट हो रहे हैं। ये जो साक्ष्य नष्ट कर रहे हैं उन पर तो आपराधिक 3 मुकदमा चलना चाहिए, वो तो अपराध में सम्मिलित हैं। और भी बहुत सारी बातें हुई जो टेक्निकल पॉइंट्स थे, मैंने वो लगातार उठाए। और आप यदि जाएंगे तो किसी ने सबसे पहले मैंने ही उनको उठाया। जब मीडिया में दूसरा रास्ता चल रहा था, मैंने कहा नहीं, ये करेक्ट रास्ता ये है। और आज भी
उस रिजॉर्ट में जिस तरीके से वीआईपीज हमारी बेटियों से अय्यासी करेंगे, अरे ये राज्य हमने बनाया है, यहाँ पर्यटन का विकास होगा, हमारी बेटियां काम करेंगे, हमारी बहनें काम करेंगी, बहुएं काम करेंगी, हमारे भाई काम करेंगे, तो आप उनको जो है गलत धंधे में डाल दोगे, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दोगे। ये हमारी जमीन है, इसकी संस्कृति को नष्ट होने देंगे हम? क्यों आते हैं इतने करोड़ों लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमाचल, ये हिमालय में? इसलिए आते हैं, ये संस्कृति की धरोहर है, भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की धरोहर है, और हम उस धरोहर के पहरुए हैं। हमको तरक्की चाहिए, मगर तरक्की अपनी संस्कृति की कीमत पर नहीं चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मेरा दर्द है वो, और इसलिए कल रात भी मैंने एक दिया उसके नाम पर भी समर्पित किया, एक दिया अपनी उत्तरकाशी की उस बेटी के नाम पर भी समर्पित किया जो दलित घर में पैदा हुई, लेकिन जो एक पूरे व्यक्ति के हवस का शिकार हो गई। और ऐसी घटनाएं हमारे गाँव में घटित होने लग गई हैं, उसका भी दर्द है मेरे मन में। मैंने उस दर्द को भी बयां किया, और उस ऐसी बेटियों के नाम पर भी दिया जलाया। तो ये एक भिन्न है, और यदि सरकार उस वीआईपी को अंदर नहीं करेगी और वो वीआईपी तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे, तो आप फिर देखिएगा हरीश रावत का जौहर। तो लेकिन यदि मैं बिना ये कहे कि नहीं हम ही हैं, भाजपा नहीं है मैं, या मुख्यमंत्री नहीं है, आखिर उनकी भी तो बहन बेटी है, वो भी तो इसी धरती के बेटे हैं, तो उनको मैं केवल कर्तव्य की याद दिला रहा हूँ, मामला वो ना हो। लेकिन जब मैं देखूंगा कि सरकार जो है राजनीतिक स्वार्थ में अंधी हो गई है, और तो फिर उसके बाद वो भी करूंगा जो लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है, जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं उसमें डालना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन हमको जो भी कदम उठाना होता है बहुत सोच समझ के उठाना पड़ता है। जी, आप काशीपुर गए जहां पर आपने देखा कि यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस में जो एनकाउंटर हुआ, उसमें जेस प्रमुख की बीवी को गोली लग जाती है, उसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। उसको लेकर सीबीआई की जो संस्तुति है उसकी भी बात चल रही है, हो सकता है उसमें सीबीआई की जांच हो जाए। और वहीं अंकिता प्रकरण, ये दोनों प्रकरण है जिसमें सीबीआई को लेकर लोगों की मांग थी, और कहीं ना कहीं उसमें हो जाना, अंकिता केस में होना, ये बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। देखिए, मैं सीबीआई पर मेरा यकीन नहीं, लेकिन ये मामला जो है, सीबीआई अपने को निष्पक्ष यदि केंद्र सरकार चाहती है, तो ऐसे मामले जिसमें इंटरस्टेट बिल्कुल मामले इन्वॉल्व हैं, गैंग इन्वॉल्व है, वो बनते हैं। और ये इंटरस्टेट गैंग है, और एक राज्य ने की पुलिस ने हमारे राज्य की पुलिस की घोर अवमानना की है। बिल्कुल। हमारे पुलिस के पर एक पुलिस के सम्मान पर एक चोट है, और वो हमारे राज्य के सम्मान पर चोट है। इसलिए मैं अपनी उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए भी गया था, और इससे हमारे स्वाभिमान को चोट लगी है, उत्तराखंड की स्वाभिमान को, उसके लिए भी गया था। एक भर्ती घोटाला, उसको भी मैं लेके यहाँ पर प्रश्न करूंगा। उसको लेकर भी आपने ट्वीट किया था, उसमें भी आपने लिखा था, क्योंकि आपके बाद जो पूर्व सचिव हुए, अध्यक्ष रहे, या कार्रवाई की हम बात करेंगे तो कई लोगों को जमानत भी मिल रही है कोर्ट से, क्योंकि एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। बड़ा सवाल है, ये अपना में बड़ा मामला है कि एक तरफ जहाँ भर्ती घोटाले की बात हो, अंकिता केस की बात हो, केदार भंडारी केस की बात हो, तमाम ऐसे केस हैं जिसको लेकर रावत जी ने शुरुआत से ही कमान संभाली हुई है। पर अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे पाते, कहां पाते इन तमाम चीजों? देखिए, एसआईटी गठित की हैं, और हम चाहते हैं वो जड़ तक पहुंचे। हाकम सिंह का हाकम कौन, वो सवाल अदृश्य बना हुआ है। विधानसभा में हुई भर्तियों के घोटाले में भी कुछ लोगों को तो नंगा किया, बिल्कुल, और इसमें मैं मीडिया से भी हमारी शिकायत है, लेकिन एक सीमा के बाद मीडिया जो है नजर चुरा गया। आखिर पहली विधानसभा में
करीब 1 दर्जन लोग हैं जो सत्ता के आत्मज हैं, आत्मज, मंत्री पद से लेकर के सब उनके। बिल्कुल। तो क्या उस समय इस उत्तराखंड के किसी दूसरे बेटे में यह सामर्थ्य नहीं थी? और यदि थी तो फिर एक ही आत्मज पर जो है सारा फोकस क्यों? तो उसमें ये जो विधानसभा का भर्ती घोटाला है, इसमें उत्तराखंड का सामूहिक विवेक परीक्षा में फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन मैं इस मामले में कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे कार्यकाल में भी विधानसभा में ये भर्ती हुई, जिसमें मैंने कहा कि इन भर्तियों में कानूनी बल तो है मेरे समय की भर्तियों में, लेकिन नैतिक बल नहीं है। लेकिन और भर्तियों में तो दोनों बल नहीं है, न नैतिक बल है न कानूनी बल है? लेकिन लोग कह रहे हैं अरे इधर की तरफ मत देखो। तो यदि भर्तियों के घोटाले में आप कुछ तरफ देखेंगे और कुछ तरफ नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? एक लिस्ट जारी हुई, बिल्कुल। मैंने भी उसको, क्योंकि उनमें से मुझे मालूम था कि 2 संस्थाओं में आउटसोर्सिंग एजेंसीज को कुछ काम दिए गए, प्रोजेक्ट दिए गए, और उन प्रोजेक्ट के नाम पर, प्रोजेक्ट को संपादित करने के नाम पर जिन लोगों की भर्ती हुई है वो उत्तराखंड के नहीं हैं, वो कहीं और के हैं और किसी एक संस्था के खासम खास लोग हैं। तो अब उसको जब हमने उठाया तो उसके बाद लोगों ने उनका खंडन तो छापा, जिन्होंने कहा हमारे वहाँ ये रोल में नहीं है। अरे रोल में तो नहीं है, लेकिन पैसा तो जा रहा है संस्था का। आपने एक आउटसोर्स संस्था को काम दे दिया और उसके जरिए आपने नौकरियां दे दी, काम दे दिया, जो यहाँ के बच्चों का हक था। सवाल तो यहाँ के बच्चों के हक का है। तो ये प्रकरण हैं जिन पर मैं पहाड़ टीवी का आभारी हूँ, गुदेल जी। लेकिन अस्मिता, एक बात याद रखिएगा, मीडिया को एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक वो हैं, अस्मिता एक चीज से नहीं होती है। एक चीज में अस्मिता का सवाल और दूसरे में नहीं यार आंख बचाओ। हाँ, तो आप जो है मेढक निगलना चाहते हैं मगर नजर बचा करके निकलना चाहते हैं, ये राजनीति में भी नहीं चलता है और सार्वजनिक जीवन के किसी पहलू में नहीं चलता है। राज साहब, जब ये बात हुई तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा था ये भर्ती घोटाले में, उनके ओएसडीज को लेकर पूछताछ की बात हो रही थी। ये बड़ा विषय बना हमने तो अपने सब ओएसडीज को कह दिया है, सब जो हमारे समय में थे। हमने कहा यदि जो बुलाए पुलिस तो जाए और साक्ष्य दें, जो करें, क्योंकि भर्तियां तो हमारे समय में हुई हैं, बिल्कुल, किसी और के समय में थोड़ी हुई है। तो ये एक ही का नाम क्यों आए, और भी नाम आए, क्योंकि बहुत सारी बातें, आदेश हमारे कार्यालय से निकले हैं, सब चीज़ हमने हुई है, संस्थाएं हमने खड़ी की है। और यदि पुलिस चाहती है तो पूछे कि भाई ये संस्थाओं को खड़ा करने में क्या उद्देश्य था, फला व्यक्ति को नियुक्ति देने में क्या वो था, फला व्यक्ति को ही क्यों नियुक्ति दी गई, सब बहुत सारे सवाल हैं, वो हरीश राव से पूछे जा सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे ओएसडी से ही क्यों पूछते हो, मुझसे भी पूछो। बिल्कुल। तो राज सर, आखिरी प्रश्न रहेगा, क्योंकि विधानसभा की आपने बात की है, जिन्हें एक रिपोर्ट बनाई गई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, उसके बाद कोर्ट में वो चैलेंज हुई, कोर्ट ने उसे फिर से वापस उन्हें यथावत रख दिया गया। कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? क्या रिपोर्ट थी, आखिर कितनी कमजोर पैरवी की गई, अगर कुछ इस तरीके की बात हुई थी, इस पर क्या कहना है? देखिए, आप जो है जजमेंट्स को पढ़िए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद इस सवाल को उठाइए, क्योंकि मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूं। बिल्कुल। संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं का कानूनी इंटरप्रिटेशन समय काल के अनुसार जो होता है वो करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ हाकम सिंह के हाकम से ध्यान हटा, बिल्कुल, और नई चीज उठा दी गई। आज कहाँ है हाकम सिंह वाला मामला? ये कभी जो है विधानसभा
भर्ती घोटाले का मंथन करने वाले लोगों को इस पर जरूर चिंतन करना पड़ेगा और उत्तराखंड के इस सवाल का जरूर जवाब देना पड़ेगा। आप ज्यादा नहीं। हाँ, बस एक लास्ट, क्योंकि संगठन से भी एक प्रश्न था मेरा कि रावत जी और कांग्रेस क्यों अलग थलग दिखती वो है? कर रहे हो इतनी लंबी जाती नहीं ना। हैं? लाइव ये संगठन से और रावत जी थोड़ा अलग थलग क्यों दिख रहे हैं? अब अगली बार। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने मतलब ये भी बताया कि 3 महीने के स्वैच्छिक अवकाश में वो जा रहे हैं। उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम घोटाले हो गए, विधानसभा अध्यक्ष की बात, विधानसभा घोटाले की, चाहे अन्य की बात की है, तो इस पर भी लगातार और भी बातों पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।